नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपको कुल मिलाकर के 9 चैप्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 9 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इनमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में आज के इस चैप्टर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के वीडियोस को नहीं देखा है, उन सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है। जाइए, प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन आपको क्लास 7 में मिलेगा। जो क्लास 6 एंड 7 में पढ़ोगे उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन आपको मिलेगा क्लास 8 में। तो सभी वीडियोस अगर आप देख करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। एंड जो लोग 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है यूपीएससी 365। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस क्या क्या करना है, एक साल की प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या सिलेबस है, क्या आपका जो तो प्लानिंग होनी चाहिए, किन किन सब्जेक्टों पर ज्यादा पकड़ बनाए, क्वेश्चंस कैसे आता है, इस पर वीडियोस वहां पर आते रहेंगे। अभी न्यू है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जिन लोगों को नोट्स लेने, उनके लिए भी बता दूं कि नोट्स के लिए मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के नोट्स एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जाइए, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपको कुल मिलाकर के 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके पहले हम सभी चैप्टर्स में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में आज के चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है पर्यावरण। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पर्यावरण के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। पर्यावरण में कितनी कितनी चीजें आती हैं, कैसा होता है, क्या नहीं है, सब कुछ। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में आता है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखो, चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि देखिए, हम आप सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, बट हमें पृथ्वी के बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी जहां पर हम लोग रहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर हैं, उन लेयर्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी के अंदर जो लावा पाया जाता है वो कैसे मूवमेंट करता है, कितनी लेयर्स होती है, उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के अंदर लगातार कौन कौन से कितने प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम वायु के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायु जो है ये कैसी होती है, कितने प्रकार की है, वायु के अंदर जो लेवल है वो कितना किसका होता है। वायु के विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 है जल। देखो, जल के बारे में ये चैप्टर है और जल हमारे सामने एक बहुत ही हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये चैप्टर भी पढ़ेंगे कि जल हमारी पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, जल की विशेषताएं क्या हैं, जल कहां कहां पर कितने प्रतिशत है। जल के विषय में पूरी दुनिया के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए जिनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखो, यहां पर ये जो चैप्टर आपको देखने को मिलता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पर आधारित है। ये चैप्टर, इसमें हम जो हमारे यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो वन्य यानी कि वन के अंदर का जीवन है, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। चैप्टर नंबर 7 है मानवीय पर्यावरण, वस्तियां, परिवहन, संचार। यहाँ पर देखिए कितनी प्रकार की वस्तियां पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, परिवहन के संसाधन जो है, इसके अलावा जो हमारा आपका संचार का माध्यम है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखिए, याद रखना, सभी चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट मिलेगा उसका निचोड़ ही हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर का अंधाधुंध उठा लिया और आपको दे दिया, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। जो फैक्ट होंगे, जिस पर प्रश्न बनेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड हाँ, मैंने एक बार जो अभी वीडियो लाया था एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले बुक पढ़ो। देखो, हम जो वीडियोस लाते हैं, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आपको सबसे पहले बुक पढ़नी होगी। बुक पढ़ने के बाद में अगर आप आकर के हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए ये 80% ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अभी जितना हेल्पफुल रहते हैं उससे ज्यादा 80% हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसका उचित लाभ उठाना चाहते तो एक बार बुक को जरूर पढ़ लेना। एंड बुक के पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट की लिंक दे दी है, जाइए उसके माध्यम से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो ऐसा होता है, हम जो पूरा चैप्टर होता है जो एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक को कहानी के रूप में दिखाया गया है, बट मैं पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिस पर प्रश्न आ सकता है मैं वो लेकर के आता हूं एंड उनको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर अगर इसको देखेंगे तो ये 80% ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला मिलता है आपको मानवीय पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। इसमें हम उष्णकटिबंधीय और जो उपोष्ण प्रदेश आते हैं, यानी कि कौन सा प्रदेश ऐसा जहां वर्षा ज्यादा होती है, कौन सा प्रदेश सूखा है, कौन सा प्रदेश रेगिस्तान वाला है, ठीक है, कहां पर आपको बर्फ ज्यादा मिलती है, इनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिर रेगिस्तान में कैसा जीवन होता है इस पर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण। देखो एक बात याद रखना कि जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, ये आपको ज़्यादा इसमें क्या है कि ज़्यादा कठिन टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स, इसमें आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलते हैं। जो लोग शिक्षक भर्ती या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और सबसे पहला टॉपिक भी है पर्यावरण। देखो एक बार पहले पर्यावरण को समझ लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो ये शब्द है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, एक शब्द से निकला है जिसका अर्थ है इन्वायरोनेर, या फिर आप इसको इन्वायरोनेर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दो शब्दों से एक शब्द निकला जिसका नाम है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को ही हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, अब जो इन्वायरोनेर ये शब्द है, इस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर आप इनडायरेक्टली कहें तो पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या हुआ? पड़ोस। ठीक है, अच्छा पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है? तो पर्यावरण की डेफिनेशन होती है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि सपोज दैट कि आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आपके चारों ओर जो भी पाया जाएगा, क्या कहा जा रहा है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, यानी आसपास, आपके आसपास जितने लोग हैं, स्थान यानी कि आपके आसपास जो घर है, मकान है, ठीक है, जो भी चीजें, फिर वस्तुओं में जीवित और निर्जीव सभी कुछ आ जाते हैं, एवं प्रकृति यानी कि आसपास जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस सभी को पर्यावरण कहा जाता है। याद रखना, अगर पर्यावरण की डेफिनेशन आए तो कह देना किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अगला पॉइंट मिलता है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, एक मिनट देखो, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। देखो जो पर्यावरण होता है ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। इसका अर्थ समझो। देखिए क्या होता है कि हमने पर्यावरण शब्द सुना तो हमारे मन में एक सवाल आता है, फिर एक फैक्ट एकदम से जागृत होता है कि पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें, ऐसा नहीं होता है। पर्यावरण में वो सभी चीजें आती हैं जो प्राकृतिक हैं, यानी जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त हुई हैं, जैसे कि आपका पहाड़ हो गए, पर्वत हैं, ठीक है, या फिर आपके पेड़ पौधे हैं, या फिर हम आप हैं, जीव जंतु, ठीक है, या फिर आप क्या देख रहे हो, मिट्टी है, हवा है, पानी है। इसके अलावा जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में वो सभी चीजें भी आती हैं जो मानव निर्मित है, जैसे कि वस्तुएं, ठीक है, आपने घर बनाया तो भी पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण का एक भाग है। आपने क्या किया, गाड़ी बनाई कोई, तो वो भी पर्यावरण का ही एक भाग है। आपने रोबोट बना दिया तो वो भी पर्यावरण का एक भाग है। यानी कि वो सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। मैंने अभी आपको बताया प्राकृतिक पर्यावरण में, याद रखना, प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है इसमें क्या है कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती, चाहे वो जीवित हो या अजीवित हो, जैसे कि आपने देखा पेड़ पौधे, ठीक है, जब तक जीवित रहते हैं तब तक वो पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन अगर पेड़ पौधों का अंत हो जाए, आप उनको काट दो तो उनसे जो लकड़ी पाई जाएगी वो भी प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। ठीक है, लेकिन जब हम मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं तो मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रिया एवं उनकी गतिविधियों, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। याद रखना, मानवीय पर्यावरण में केवल वही चीजें आती हैं जिनका निर्माण मानव ने किया। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों प्रकार की
परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, या फिर सपोज दैट कि भाई हम और आप हैं, जब तक जीवित है पर्यावरण का भाग है, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे पर्यावरण का भाग रहेंगे। कोई गाड़ी आपने बनाई है तो वो पर्यावरण का भाग रहेगी, ठीक है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि बात सपोज दैट कि आपने लोहा बनाया, ठीक है, लोहा से पहले आपने लोहा का क्या होगा, लौह अयस्क होगा, लौह अयस्क से आपने लोहा बनाया तो लौह अयस्क जो था वो प्राकृतिक पर्यावरण का एक भाग था, ठीक है, और उससे आपने लोहा बना दिया। तो इनडायरेक्टली अगर आप कहोगे तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का भाग ही रहेगा लोहा, ठीक है। लेकिन मानव निर्मित जो मानवीय पर्यावरण आता है, मानवीय पर्यावरण में हम कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते हैं जो जीवीय है, ठीक है। मानवीय पर्यावरण में केवल वही चीजें आती हैं जिनका हम लोगों ने निर्माण किया, मानवों ने निर्माण किया। क्या कहा जा रहा है, मानव की परस्पर प्रतिक्रिया, यानी हमारे द्वारा जो कार्य किया थे एवं उनकी गतिविधियां, यानी हमारे द्वारा कुछ कार्य करके बनाई हुई जो वस्तुएं होती उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। यानी जो मानवों के द्वारा गतिविधियां की जाती हैं, प्रतिक्रिया की जाती हैं, फिर हमारे द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मानवीय पर्यावरण में आती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर समझ में आया होगा। अब यहां पर प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आप लिख देना कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, यानी कि जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजें आती हैं। जबकि जो मानवीय पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रतिक्रिया, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा की गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है, बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये अंतर आप लिख देना। अच्छा, यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया गया है, जीवीय और अजीवीय। इनका अर्थ क्या होता है, तो जीवीय शब्द का अर्थ होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, हम आप हो गए, ठीक है, जीव जंतु सभी आ गए, तो ये जीवित प्राणियों का संसार, इसलिए इसे जीवी कहा जाता है, ठीक है। और अजीवीय शब्द में आते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार। अच्छा, आपने जब प्राकृतिक पर्यावरण की यहां पर डेफिनेशन देखी तो आप देखोगे यहां पर हम सजीव और निर्जीव का भी उदाहरण ले सकते थे, लेकिन सजीव और निर्जीव में केवल वो चीज आ जाती जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम जीवीय और अजीवीय की बात करते तो जीवीय में आता है पूरा सजीव प्राणियों का संसार, ठीक है, जिसमें सभी समस्त सजीव प्राणी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल जीवित कहते हैं, ठीक, यानी कि जो जिनके अंदर जो सजीव हैं, सजीव और निर्जीव का इस्तेमाल करते हैं, तो सजीव और निर्जीव में केवल वो लोग आते हैं जो जीवित हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जीवीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर सजीव प्राणियों का संसार आ जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, जीवीय में जैसे कि पादप एवं जंतु हो गए, जंतु में हम आप सभी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, और पादप में पेड़ पौधे आ जाते हैं। और जो अजीवीय होते हैं इसमें जैसे कि स्थल हो गया, ठीक है, स्थल जैसे कि जमीन हो गई। अब जमीन पे जो भी चीजें पाई जाएंगी, जैसे कि पर्वत हो गया तो वो भी निर्जीव है, ठीक है, पर्वत अपने आप चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो निर्जीव है। कंकड़ पत्थर हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न मिलता है प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, ठीक है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या क्या आता है एक बार समझो। कहा जा रहा है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते क्या क्या। सबसे पहले भूमि जिस पर हम रहते हैं, दूसरा जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु, जीव जंतु, ये सभी मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते। देखो, हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण में आपको भूमि मिलती है, जल मिलता है, वायु मिलता है, पेड़ पौधे मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं। अब इन्हीं को हम बड़े रूप में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के संबंध में, यानी कि इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारियां प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल मंडल की। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। देखो, यहां पर चैप्टर नंबर 2 में हम परपटी के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, बट एक बार हम यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सपोज दैट कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर 3 लेयर पाई जाती, कितनी 3 लेयर पाई जाती, ऐसे आप रख लीजिएगा, ये 3 लेयर हो गई आपकी, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, कौन सी, ये वाली लेयर है, ये वाली, ठीक है, इसे परपटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे परपटी कहा जाता है, और यहीं पर हम आप सभी लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो परपटी है, परपटी के ऊपरी भाग में हम आप सभी लोग रहते हैं। इसे इसके बाद में जो ये 2 लेयर अंदर की, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। डिटेल में वहां पर जानकारी मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाएंगे तो बड़ा टॉपिक है।
बात करते हैं। देखो स्थल मंडल जो है इसमें पृथ्वी की ठोस परपटी या ऊपरी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिसे मैंने अभी बताया। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। आप देखोगे जो हमारी परपटी है, परपटी वाला भाग है ऊपर वाला, यहां पर आप देखोगे तो क्या है कि आपको लौह अयस्क की खदानें मिलेंगी, पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, जहां पर आपको बहुत सारे क्या है कि खनिज संसाधन मिलेंगे, ठीक है। तो कोयले की आपको भंडार मिल जाएंगे। तो परपटी पर क्या होता है, जो चट्टान है ऊपर वाली कठोर ऊपरी परत, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, ठीक है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अच्छा, जो आपकी ये परपटी का भाग होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया होता है, ये सबसे पहले तो कठोर चट्टानों से बना हुआ है। ऊपर की लेयर ये कठोर चट्टानों की बनी है। इस लेयर के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। कैसी है? मिट्टी की एक पतली परत पड़ी हुई है, जिस पर हम लोग खेती वगैरह किया करते हैं। अगर इस मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दिया जाए तो अंदर आपको चट्टानें मिलेंगी, जिसे परपटी कहा जाता है, ऊपर वाला भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह पहाड़ मैदान, पहाड़ पठार मैदान घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। देखो समझना यहां पर क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है जो हमारा स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल पहाड़ पठार मैदान घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों का विषम धरातल है। विषम धरातल यानी कि बिल्कुल समान नहीं है। कहीं पर आपको पठार मिलेगा तो कहीं पर आपको पर्वत मिलेगा, कहीं पर आपको मैदान मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर आपको घाटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कहे कि विषम धरातल है हमारा जो पूरा प्राकृतिक स्थल मंडल है। स्थल मंडल जो एक ऐसा है विषम धरातल है, बिल्कुल सम धरातल का अर्थ हुआ बिल्कुल सीधा समान, ठीक है, और विषम का अर्थ हुआ कहीं पर जैसे कि ये पर्वत आ गया, ठीक है, फिर कहीं पर पठार मिल गया, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर क्या है कि आपको ऐसी छोटी पहाड़ी मिल गई, फिर आप चलेंगे तो क्या हुआ, वहां पर आपको तालाब मिल गया, फिर थोड़ा और आप अगर तो यहाँ पर एक आपको कैसी नदी मिल गई, ठीक है, जो कि बहती हुई जा रही है, फिर थोड़ा और तो एक घाटी आपको मिल गई। तो ऐसा आपको ये जो स्थल मंडल है ये विषम धरातल देखने को मिलेगा। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। अब याद रखना, जैसे कि आपने देखा कि जो स्थल मंडल पर आपको पहाड़ मिल रहे हैं, पठार मिल रहे हैं, मैदान मिल रहे, घाटी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल ये आपको जो हमारा स्थलीय भाग है, यानी कि जो हमारा जिस पर हम लोग रहते हैं मिट्टी वाला ऊपरी भाग है, यहां पर ये महासागरों एवं महाद्वीपों, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, महाद्वीप और महासागर इन दोनों की सतह में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत हम आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लेकिन इससे भी ऊंचा एक पर्वत आपको महासागर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। हम उसे सबसे ऊंचा पर्वत इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो महासागर के भीतर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। समझना, देखो क्या कहा जा रहा है, जो स्थल मंडल है ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें वन प्रदान करते हैं, यानी कि जहां पर हम काट कर लकड़ी वगैरह ला सकते हैं, जहां पर जंतु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, मैदानी इलाका, ठीक है, जहां पर हम कृषि कर सकते हैं। पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये जो आपका स्थल मंडल है खनिज संपदा का एक स्रोत है, ठीक है, खनिज संपदा का भी एक स्रोत है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जलमंडल की। देखो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि जलमंडल किसे कहते हैं, तो जल के जितने भी क्षेत्र होते, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, गोखर हो, ठीक है, खोखर हो, ठीक, एक मिनट, गोखर ही होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या है कि महासागर हो, बर्फ का कोई पर्वत हो, वो सभी जलमंडल में आते। क्या कहा जा रहा है, ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। क्या कहा जा रहा है, समझना फिर से, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। अब जो जल है ये हवा में भी पाया जाता है। किसमें? वाष्पित जल होता है जो कि हमारे नमी के रूप में पाया जाता है, तो वो भी जलमंडल में आ जाता है, ठीक है। क्या कहा जाए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, पृथ्वी का 71% भाग जल एवं 29% भाग स्थल। याद रखना, जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हमारा 71% एरिया है, यानी कि ये वाला, ये 71% जो एरिया है आपका जल से घिरा हुआ है। केवल 29% एरिया ऐसा है जहां पर हम लोग रह सकते हैं, यानी कि ये स्थलीय भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते, जलमंडल में सभी जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। आप समझ रहे, देखो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम एक तो
क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर केवल जलमंडल को समझाया कि जलमंडल कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जलमंडल जो है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले आता है आपका क्या है कि पानी आ गया, ठीक है, जलमंडल में, जैसे कि आपका महासागर हो गया, ठीक है, तो ये जलमंडल का भाग। इसके अलावा हमारे जो स्थलीय भाग है वहां पर जो नदियां आती हैं वो भी जलमंडल में ही आ जाती हैं। नदी के अलावा आप देखते हैं तालाब है तो वो भी जलमंडल का ही एक भाग है। आप देख रहे हो बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े पर्वत हैं तो वो भी जलमंडल में ही आ जाते हैं, ठीक है। जो आपका क्या है कि जलवाष्प के माध्यम से हवा में जल घुला हुआ है तो उस जल के भाग को जलमंडल में जोड़ा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जल, इससे अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। समझना, देखो 97% से अधिक भाग तो हो गया आपका महासागर में। बचा हुआ 3% जो है उसमें से 2% लगभग बर्फ के रूप में और नदियों के रूप में जमा हुआ है। बचा हुआ 1% हमारे लिए उपयोग के लिए है, ठीक है। पाताल में भी जल पाया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानकारियां प्राप्त करेंगे क्लास 7 में, ठीक है। जो जल का पूरा चैप्टर है उसमें इसके बारे में डिटेल में जानकारियां प्राप्त करेंगे कि कितना जल कहां पर कैसा है। बाकी जल के ऊपर पूरा चैप्टर उसमें जानकारियां प्राप्त करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो अभी दिया गया इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर दिया गया है वायु के ऊपर, जहां पर इसे हम डिटेल में समझेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। अच्छा, आपने देखा जो हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है, पूरी गोल नहीं, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। यहां पर ऐसे एक मिनट ध्रुव पर जब आप आओगे तो यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हुई आपको देखने में, मैं वैसी बना नहीं पाऊंगा। अंडाकार है पृथ्वी, ठीक है, अंडाकार आप कह सकते हो। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ये अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। समझना, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। एक मिनट, देखो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, कैसी है पृथ्वी? ऐसी है, ठीक है। पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हम आप सभी को पता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकते हो तो एक मिनट जब कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आता है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत ये फैली हुई है, यानी कि यहाँ पर जो वायु पाई जाती है, इस वायु को भी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचे रहती, जो कि बांधे रखती है, ठीक है, थमे रहती है, वायुमंडल को थामे रखती है, ताकि ये वायुमंडल में जो वायु है ये बाहर की ओर ना जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कई सारी लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे वायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो लेयर्स होती हैं यही हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। समझना, देखो जब भी वायुमंडल में परिवर्तन होगा, ठीक है, जब भी वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल गर्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर वायुमंडल में ठंडक अधिक बढ़ेगी, या फिर जब भी वायुमंडल में परिवर्तन होगा तब तब मौसम में और जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे वायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वायुमंडल में परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद में मौसम में और जलवायु में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर? 1600 ऊंचाई के किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। 1600 का अर्थ आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। कितनी? 5 लेयर्स में वायुमंडल को विभाजित किया गया है, बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले मिलता है आपको क्षोभ मंडल, यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर मिलता है समताप मंडल, फिर है मध्यम मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल, ठीक है। तो इन 5 मंडलों को आप याद रखना, इनके बारे में डिटेल में जानकारियां हम वायु वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला मिलता है आपको जैव मंडल। क्या है जैव मंडल? तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। समझना, देखो जैव मंडल में होता क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि जैव मंडल किसे कहते हैं, जैव मंडल वो भाग है जहां पर स्थल, जलवायु तीनों चीजों का मिश्रण होता है, जहां पर जीवन संभव है उसे कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहा जाता है? पादप एवं
जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि हम आप जहाँ रहते हैं ये जैव मंडल वाला इलाका है। ठीक है, जिसे जीव मंडल भी कहा था, जैव मंडल वाला इलाका है। ठीक है, जैव मंडल में बेसिकली होता क्या है कि क्या है कि स्थल, ठीक है, क्या है कि जैव मंडल जो होता है इसमें होता क्या है, जैसे कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये सभी मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या है कि सभी जीव जंतु रहते हैं। जैव मंडल में आपको क्या है कि हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा और स्थल भी मिलेगा, जल, स्थल और इसके अलावा आपका वायु। ठीक है, ये तीनों चीजों का मिश्रण जहां पर होता है उसे जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। अब समझना इसको क्या कहा जा रहा है। जो जैव मंडल होता है, जैव मंडल में बैक्टीरिया भी आता है, जैसे आपने देखा कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये भी जैव मंडल में रहता है। इसके अलावा हाथी जैसे विशालकाय जीव भी जैव मंडल में रहते हैं। यानी जो जैव मंडल होता है इसमें बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव से लेकर के जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, आपके हाथ में जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो स्किन पर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी जैव मंडल का ही भाग है। ठीक है, इससे लेकर के बड़े बड़े स्तनधारी जैसे कि हाथी हो गया, डायनासोर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो पहले बहुत सारे जीव रहते थे वो सभी क्या है कि बड़े बड़े आकार की चीजें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। पारितंत्र को समझो। देखो, सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। देखो, हम आप सभी लोग क्या है कि आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। क्या कहा जा रहा है, डीपली समझोगे तो समझ में आएगा। कहा जा रहा है सभी पेड़ पौधे, यानी जितने भी पेड़ पौधे पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सभी, एवं जीव जंतु यानी कि हम आप, ठीक है, और जो क्या है कि जानवर पाए जाते हैं जिसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी आ गए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, सुअर सभी आ जाते हैं। ठीक है, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। हम आप सभी लोग अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, सभी जीव जंतु, सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार के स्थान। ठीक है, तो उसे पर्यावरण का, यानी हम आप सभी लोग जो हैं एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, पर्यावरण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, पर्यावरण में हर एक मनुष्य आ जाता है। ठीक है, सभी जीव, सभी स्थान, सभी वस्तुएं, तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, स्थान, जीव, वस्तुएं सभी आ जाते हैं। कहा जा रहा है सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं और पर्यावरण में ये सभी आते हैं। यानी कि जो हम आप सभी लोग हैं ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का ये जो संबंध है, यानी हमारे और आपके बीच में जो एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध है, पर्यावरण के संबंध में, जो पर्यावरण में आप सभी लोग आ जाते हैं। यानी कि हमारे लिए पर्यावरण क्या है, जैसे सपोज दैट कि भाई ये कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस व्यक्ति के लिए पर्यावरण क्या है, इसके आसपास के सभी सब कुछ, जैसे कि इसके आसपास आप पाए जाते तो आप भी इसके लिए पर्यावरण हैं। इसके आसपास एक घर पाया जाता तो वो भी इसके लिए पर्यावरण है। ठीक है, तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो संबंध होता है इसी से पारितंत्र का निर्माण होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। क्या है, थोड़ी डेफिनेशन बड़ी है इसलिए समझना का क्या कहा जा रहा है, वह तंत्र यानी कि वो सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम जिसमें सभी जीवधारी, यानी कि सभी जीवधारी, हम आप, कुत्ता, भैंस, बैल, बकरी, जितने भी जंतु हैं वो सभी आ जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ, जो भी पर्यावरण में चीजें पाई जाती हैं उनके साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पर्यावरण में निवास करते हैं तो आसपास जो भी अपने परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो काम करते हैं, उसे पारितंत्र कहा जाता है। ये सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। यानी कि जो ये पारितंत्र है ये पूरा का पूरा ऊर्जा, यानी कि ताकत, जो ऊर्जा होते हैं, पावर, यानी कि आप कह सकते हैं कि पावर ही कह सकते हो, हाँ ठीक है, पावर और पदार्थ के स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि एक स्थान दूसरे स्थान पर पदार्थों का पहुंचना, ये वो होना, ठीक है, इसके द्वारा संबद्ध होता है, यानी कि कार्य करता है। ठीक है,
प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आपने भी इस बार मनाया। पर्यावरण दिवस वाले दिन हम लोग पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं, आप लोग भी लगाया करो। और मेरी मानो तो आप लोग एक काम करना कि जिस दिन आपका बर्थडे हो उस दिन एक पेड़ जरूर लगाया करो, ताकि आपके जीवन मतलब जितने साल आप जी रहे हैं उतने साल, हर एक साल का एक पौधा होगा। तो जब आप बड़े होंगे और आप 50-60 साल के होंगे तो आपके सामने 50 पौधे खड़े होंगे और आप कहोगे कि ये मेरे जीवन की मेहनत है, ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष है, प्रमाण है कि देखो मैंने हर साल इतनी मेहनत की। आप गर्व से देखोगे कि ये 50 पेड़ मैंने हर एक साल मेहनत करके लगाए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को एक चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें एंड फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर, और नोट्स बाय करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और नोट्स को बाय करें। ठीक है, नीचे लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग नोट्स को परचेस कर सकते हो। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर जो इसका है वो कल ठीक 12 बजे आएगा, तो सभी लोग आएं और उसको जरूर देखें। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की और अगर आपको अगले साल यानी कि 2023 में एग्जाम देना है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम क्या है यूपीएससी 365। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।